हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिसिलो नॉलेज। और ये हमारी चल रही है ईपीएफओ की एमसीक्यूज़ प्लस कंसेप्ट सीरीज़। इसमें सबसे पहले हम कंसेप्ट को देखते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यूज़ देखते हैं जो कि हमारे रहते हैं बेसिकली पीवाईक्यूज़ या फिर कुछ अदर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। ठीक है, तो इसमें हम लेबर लॉ चल रहा है हमारा, जिसमें हमने ऑलरेडी 7 एक्ट को डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा रहेगा 8th लॉ, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन, रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1979। ठीक है, अच्छा इसमें मुझे आप बताओ कि इंटरस्टेट माइग्रेशन होता क्या है या इंटरस्टेट माइग्रेंट क्या होता है। जैसे मान लो हमारा जो इंडिया है ना, इंडिया में मोस्टली फैक्ट्रीज़ क्या कौन सी साइड है, वेस्टर्न और साउदर्न साइड में। ठीक है, ईस्टर्न साइड में कम फैक्ट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे काम कम है, तो इसलिए यहाँ से वर्कर क्या जाते हैं, ये वेस्टर्न वाली स्टेट में काम करने के लिए जाते हैं ताकि उनका रोज़गार अच्छा हो उसकी। ठीक है, तो अपनी कंडीशन को बेटर करने के लिए ये इन स्टेट में काम करने के लिए जाते हैं। और दूसरा चीज़ कि ये जो इंडस्ट्री जहाँ पे है वहाँ वर्कर की ज़्यादा ज़रूरत भी होती है, तो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ से वर्कर्स को लाता है और यहाँ एम्प्लॉय कर देता है। ठीक है, तो इंटरस्टेट माइग्रेशन हो गया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम करने के लिए जाना, तो ये उनके लिए एक्ट है। तो अभी आपको कोविड वाली सिचुएशन याद होगी कि अगर आप ये एक्ट माइग्रेशन वर्कर्स के लिए है तो कोविड में इतना बुरा हाल क्यों हुआ वर्कर्स का। वर्कर्स कंपनियों के मालिक ने जब उनको काम से निकाल दिया तो वो पैदल पैदल अपने घर जा रहे थे। ऐसा उनके साथ क्यों हुआ? क्योंकि इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हुई, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन रहा इस एक्ट का, जिसकी वजह से वर्कर्स को बहुत कुछ सहना पड़ा। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इंटरस्टेट वर्कमैन एक्ट आया क्यों। ये है ना वर्कर को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए। अब क्या है, बिहार से कोई आदमी या उड़ीसा से या यूपी से कोई इंसान काम करने के लिए पंजाब, हरियाणा, गुजरात वगैरह स्टेट में जाता है, तो वहाँ उनके साथ है ना अच्छा बिहेव नहीं होता था, उनकी बहुत एक्सप्लॉयटेशन होती थी, उनको कम वेजेस दी जाती थी, जितनी लोकल को देते थे उससे कम वेजेस देते थे। तो उसकी वर्कर्स की एक्सप्लॉयटेशन ना हो, वर्कर्स की कंडीशन सही रहे, उसके लिए ये एक्ट आया। ठीक है, तो ये एक्ट आया एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर के लिए, कि उनको एम्प्लॉयमेंट कैसे होगी उनकी और उनकी कंडीशंस कैसी रहेगी सर्विस की, और उनको क्या राइट दिए जाएंगे। ठीक है, ये सब इस एक्ट में डिफाइन है। अब हम देखते हैं कि ये एक्ट किस पे अप्लाई होगा। उससे पहले आपको 2 चीज़ें जाननी है। एक होता है एम्प्लॉयर, मतलब कंपनी है, कंपनी में कोई मालिक है जो एम्प्लॉय करता है, जिसको वर्कर चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, फिर एक होता है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर क्या हो गया, 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक कंपनी का मालिक है जिसको बोलते हैं एम्प्लॉयर, ठीक है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। एक होता है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, जैसे वो बिहार में जाएगा, बिहार में लोगों को कहेगा कि गुजरात में ऐसी ऐसी इंडस्ट्री है, मैं आपको वहाँ काम दिलाऊंगा, अच्छी वेजेस दिलाऊंगा, तो ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, 100 बंदों को वहाँ से बिहार से ले आएगा। ठीक है, इस कंपनी को काम करवाने के लिए। मतलब एम्प्लॉयर को वर्कर्स की ज़रूरत है, एम्प्लॉयर सीधा कॉन्ट्रैक्टर से बात करेगी। एम्प्लॉयर भी फालतू का झंझट नहीं लेना चाहती कि कल को ये हड़ताल वगैरह करने लग जाए, तो वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू इनको असाइन करती है रोल। ठीक है, समझ गए। बिहार से 100 लोगों को कौन लाएगा, कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर ला के किसे देगा, एम्प्लॉयर को। अब एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर से इसीलिए इन बंदों को हायर करवाता है ताकि उसको आगे यूनियन, ट्रेड यूनियन वगैरह बना लेते हैं ना, हड़ताल वगैरह करते हैं, वो वाली इशू ना आए। अगर इन वर्कर्स को कोई इशू होगा तो वो अपने कॉन्ट्रैक्टर से बात करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें 2 चीज़ें होती है, एक कॉन्ट्रैक्टर होता है और एक एम्प्लॉयर होता है। ठीक है, ये याद रहेगा। अब ये किस पे अप्लाई होगा, तो ये कोई कंपनी है या कोई इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ 5 से ज़्यादा वर्कर इंटरस्टेट के हैं। मान लो बिहार का एग्जांपल ले लो, बिहार, उड़ीसा कहीं के भी हैं, 5 वर्कर से ज़्यादा या 5 वर्कर बिहार, उड़ीसा से हैं, तो उस पर ये एक्ट लागू होगा। उसको ये सारे प्रोविज़न मानने पड़ेंगे जो इस एक्ट में दिए हुए हैं वर्कर्स के राइट के लिए। 1 साल में 5 बंदे कोई भी दिन किसी कंपनी में काम कर लिया तो उस पर ये लागू हो जाएगा। तो ऐसा ही कॉन्ट्रैक्टर पे लागू होता है। कॉन्ट्रैक्टर के पास भी 5 या 5 से ज़्यादा लोग होंगे, तो वो इस एक्ट को इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी, इस एक्ट के अकॉर्डिंग उसे चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है, गवर्नमेंट ऑफिसेज में कोई इंटरस्टेट वाला काम कर रहा है तो उस पर भी लागू होगा, लोकल अथॉरिटी में काम कर रहा है उस पर भी लागू होगा, फैक्ट्रीज़, माइंस, बिजनेस, इंडस्ट्री, इन सब में जो वर्कर इंटरस्टेट वाले वर्कर हैं वो काम कर रहे होंगे, तो उन सब पे ये इंटरस्टेट माइग्रेशन वर्कमैन एक्ट 1979 लागू होगा। ठीक है, अब जो एक्सक्लूड वाले एरियाज़ होते हैं ना, उनको अच्छे से याद रखना। एक्सक्लूड में क्या पढ़ेंगे, किस किस पे लागू नहीं होगा, जहाँ 5 से कम वर्कर हैं तो उन पे लागू नहीं होगा। यहाँ कोई इंडिविजुअल, मतलब यहाँ दिल्ली में कोई इंसान है
उसको हाउस हेल्प की ज़रूरत है तो वो जाएगा बिहार से, या बिहार से आए हुए किसी इंसान को अपने यहाँ घर पे काम पे रख लेगा। तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड इसमें काउंट नहीं होगी, ठीक है। जो डोमेस्टिक वर्कर हैं वो काउंट नहीं है इसमें, क्योंकि बेसिकली मान के चलो इसका क्राइटेरिया ही 5 वर्कर्स हैं, तो कोई हाउस हेल्प 5 तो क्यों ही रखेगा अपने यहाँ, याद रखने का तरीका है। और उसमें कौन से और काउंट नहीं होंगे, जो वर्कर्स कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू नहीं आए हैं वो भी इसमें काउंट नहीं होंगे, कि कोई इंसान बिहार से आया है फिर वो यहाँ अपने बेसिस पे काम ढूंढ रहा है, तो वो इस एक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, ये याद रखना है, ठीक है। खुद से काम ढूंढ रहा है वो इसमें नहीं आएगा। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर और एम्प्लॉयर एक्सप्लॉइट ना कर सके इसलिए ये एक्ट आया था। तो इस एक्ट में ना कुछ डेफिनेशन दी हुई है, जैसे कॉन्ट्रैक्टर क्या होगा। कॉन्ट्रैक्टर वो जो क्या है वर्कर्स को लेके आएगा, वर्कर्स को हायर करेगा काम देने के लिए, तो उसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टर। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर क्या होंगे, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई काम करने के लिए जा रहा है तो उसे बोल देंगे इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन, ठीक है। अब कोई हरियाणा से बिहार में काम करने जाएगा वो भी इंटरस्टेट माइग्रेंट ही होगा, ठीक है। अभी एक टर्म बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है, इंटरनल डायस्पोरा। पहले हम डायस्पोरा किसे बोलते थे, जो हमारे इंडिया के बाहर के देशों में काम करते हैं, जैसे यूएस में काम करते हैं, तो उसको हम बोलते थे डायस्पोरा। अब एक इंटरनल डायस्पोरा मतलब बिहार से कोई इंसान जा रहा है गुजरात में, या बिहार से कोई इंसान जा रहा है तमिलनाडु में, तो उसे क्या बोल रहे हैं, इंटरनल डायस्पोरा। वो अपने आप को विदेशी बताते हैं। अब उड़ीसा के लोग तमिलनाडु में अपने आप को बोलते हैं हम विदेश से आए हैं, ठीक है। न्यूज़ में था इसलिए एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया। फिर देखते हैं हम एस्टेब्लिशमेंट में क्या होगा, कि कोई भी इंडस्ट्री है, ट्रेड है, बिजनेस है, जहाँ काम करवाने के लिए वर्कर चाहिए उसे बोल देंगे एस्टेब्लिशमेंट। फिर होता है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। अब देखो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और एक कॉन्ट्रैक्टर दोनों डिफरेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कौन होगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। फैक्ट्री में ऑक्यूपायर्स, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख लो। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो काम देगा वो है बेसिकली। वर्कमैन क्या होगा, वर्कमैन की डेफिनेशन हमने देखी थी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में, ठीक है। वो वहाँ जो वर्कमैन था वही वर्कमैन यहाँ है, वही डेफिनेशन है। वर्कमैन में क्या था, वहाँ स्किल्ड आदमी है या अनस्किल्ड आदमी है या कोई मैनुअल काम करता है, वो सारे किस में आ जाएंगे, वर्कमैन में। फिर हम बात करते हैं वेजेस क्या है, जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में जो वेजेस मानी गई है वही इसमें वेजेस है। वेजेस क्या था, बेसिक जो इनकम है प्लस अलाउंसेस। तो इसमें क्या इंक्लूड नहीं था, बोनस नहीं था, पीएफ भी नहीं था, ना इसमें ग्रेच्युटी थी। मैंने अभी आपको बताया कि एक होता है एम्प्लॉयर, ठीक है, एक होता है कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्या होगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा उसे, और एम्प्लॉयर के लिए क्या होगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम एम्प्लॉयर का केस देखते हैं। तो इसमें एक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। फिर वो क्या है, कोई भी एम्प्लॉयर है, मतलब मान लो कोई कंपनी है, उसमें 5 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, वो भी इंटरस्टेट के, मतलब बिहार के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपनी कंपनी को यहाँ रजिस्टर करा देगा, ठीक है, कि हम दूसरी स्टेट से भी वर्कर्स को काम देते हैं। इसके रजिस्ट्रेशन करा ली, ठीक है। इसके लिए एक एप्लीकेशन होती है, कुछ फीस होती है, वो मामला अलग होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर रजिस्टर ऑफिसर के पास जाएगा और अपनी संस्था को रजिस्टर करा लेगा। अगर सेक्शन 5 क्या कहता है, अगर रजिस्ट्रेशन तुमने नहीं कराया है और फिर भी तुम इंटरस्टेट वर्कर्स को काम दे रहे हो, पहली बात तो तुम काम ही नहीं दे सकते, अगर काम दे दिया तो वो इलीगल माना जाएगा, ठीक है। इसलिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, और इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। प्रोसीजर क्या रहेगा, वही कि एक एप्लीकेशन फाइल करेगा जो एम्प्लॉयर है वो, फिर उसके बाद उसको एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि हाँ तुम्हारा संस्था जो है रजिस्टर्ड है, ठीक है। उसमें नाम, एड्रेस, मैक्सिमम कितने वर्कर्स परमिटेड हैं, कितने वर्कर अभी हैं, कितनी सैलरी रहेगी, वो सब कुछ बताना होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, अब वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है, किस केस में, या तो फ्रॉड से लिया है वो, या वो वर्कर्स की हेल्थ पे, या वर्कर्स को अच्छा वेजेस नहीं दे रहा, टाइमली वेजेस नहीं दे रहा, एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, जितना लोकल को पैसे दे रहा है उतना बिहार के लोगों को उतना पैसा नहीं दे रहा। तो जो भी एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है तो उसका या तो वो रिवोकेशन, मतलब वो जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कोई भी कंडीशन को वॉयलेट कर रहा है तो भी कैंसिल हो जाएगा। पर ये नहीं है कैंसिल हो गया तो बस उसके पास कोई, मतलब जो मालिक है कंपनी का, उसके पास कोई राइट नहीं है। अब क्या है, उसकी बात को भी सुना जाएगा कि ये कंपनी में जो हो रहा है तुम्हें पता भी है या नहीं पता है। फिर उससे पूछा जाएगा, सॉल्यूशन निकालेगा या क्या करेगा, उसके बाद एक्शन होता है, ठीक है, उसके बाद कैंसिल होता है। फिर हम बात करते हैं लाइसेंस। कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्या है, लाइसेंस। तो इसके लिए एक लाइसेंसिंग ऑफिसर भी अपॉइंट करती है गवर्नमेंट, ठीक है।
कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा वर्कर्स को लाने के लिए। कॉन्ट्रैक्टर आपको समझ में आया ना, कॉन्ट्रैक्टर क्या है, बिहार में जाएगा और वो 100 लोगों को हायर करेगा कि मैं तुम्हें काम दिलाऊंगा, ये वेजेज रहेगी, इतने आवर्स काम हैं, तुम्हारे लिए ये फैसिलिटी है, तुम्हें रहने के लिए मैं घर दूंगा या जगह दूंगा, जो भी काम है वो बता देगा। ठीक है, पहले से ही ये चीज़ें ओपनली डिस्कस करनी पड़ेगी वर्कर्स के साथ। ठीक है, कंडीशंस जो हो गई। ठीक है, फिर इसमें है ना, बिना लाइसेंस के कोई भी कॉन्ट्रैक्टर किसी भी वर्कर को हायर नहीं कर सकता। एप्लीकेशन फाइल करनी होती है लाइसेंस के लिए, फिर पता चलता है कि ग्रांट कर रहे हैं लाइसेंस या रिफ्यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लाइसेंस भी सेम रजिस्ट्रेशन की तरह रिवोक हो सकता है या अमेंड करवाया जा सकता है। ठीक है, ये लाइसेंस वाली बात आपको समझ में आ गई। इन सारे एक्ट में लाइसेंस की बात चल रही है। अब क्या है, कुछ ड्यूटी या ऑब्लिगेशन रहेगी कॉन्ट्रैक्टर में कि वो है ना वर्कर्स की हेल्थ पे ध्यान रखेगा, उनके वेलफेयर पे ध्यान रखेगा। ऐसे नहीं है यहाँ ला के बेचारों को आवारा की तरह छोड़ दिया, वही घर ढूंढे, वही अपना सब कुछ करे। जो भी उनको पहले बोला गया वो सारी फुलफिलमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें वेजेस का ध्यान रखा जाएगा। बेसिकली जो लोकल लोग होते हैं ना, लोकल लोग को मान लो 1000 रुपये दे रहे हैं पर डे के, तो इनको भी 1000 रुपये ही देने पड़ेंगे सेम काम के लिए। जो बिहार से वर्कर आया है वो भी 1000 रुपये ही लेगा। ठीक है, तो इक्वल वेजेज होनी चाहिए। किस केस में इक्वल वेजेस नहीं होगी, मान लो ये काम कर रहा है मिस्त्री का और ये काम कर रहा है लेबर का, तो इस केस में तो सेम नहीं हो सकती ना, वेजेस 1000 नहीं हो सकती। इसमें लेबर के हिसाब से वर्क मिलेगा, तो उसमें किस हिसाब से मिलनी चाहिए, मिनिमम वेजेस तो एटलीस्ट उसे मिले। ठीक है, लोकल को मिल रही है उतनी या मिनिमम वेजेस तो मिले ही मिले उसे। तो ओवर टाइम वगैरह जो भी करवा रहे हो, जैसा लोकल के साथ बिहेव कर रहे हो, जितने घंटे उससे काम करा रहे हो उतने ही घंटे यहाँ काम होगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें यही है कि कॉन्ट्रैक्टर जो लाएगा वो उनको अपने लोकल लोगों की तरह ट्रीट करेगा। जितनी सैलरी वेजेस जितने घंटे उनसे काम करा रहा है उतने ही घंटे उससे कराना पड़ेगा। फिर इस केस में क्या होता है, जो बिहार से वर्कर आए हैं तो बिहार का केस मान के चल रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट जो अलाउंसेज है ना वो भी देनी पड़ेगी। वो किसके इक्वल होगी, मंथली वेजेस का 50% या फिर 75 रुपीज़, जो ज़्यादा होगा वो। ठीक है, जो ज़्यादा होगा वो, या तो 50% दे दो, मतलब 1000 रुपये कमा रहा है तो 500 रुपये दे दो उसे। ठीक है, या फिर 75, जिसमें से जो ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा 500 रुपये है तो ये वाली चीज़ हो जाएगी। जर्नी अलाउंसेस, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये कंपनी में यहाँ वर्क कर रहे हैं, ये फिर दूसरे स्टेट में इनको ले जाया गया है कि यहाँ भी काम करना पड़ेगा, तो उस केस में इनको डिस्प्लेसमेंट और जर्नी अलाउंसेस भी देना पड़ेगा। अब वेजेस का मतलब हमने देख लिया था। वेजेस का मतलब जो पेमेंट एक्ट में वेजेस की डेफिनेशन है वही डेफिनेशन इसने मानी है। इसमें बोनस पीएफ वगैरह ये इंक्लूड नहीं होगा, ईएसआई कंट्रीब्यूशन भी इंक्लूड नहीं होगा, ट्रैवल अलाउंसेस भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इस्टेब्लिशमेंट जो कंपनी है ना उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मानो कॉन्ट्रैक्टर ने तो इसको 1000 वर्कर या 100 वर्कर दे दिए कि भाई ये ले ले, अब कॉन्ट्रैक्टर भाग गया है, कॉन्ट्रैक्टर ने अपना काम ही छोड़ दिया, तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ जाएगी, एम्प्लॉयर पे। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्टर कुछ चीज़ें फुलफ़िल नहीं कर रहा तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है वो लायबल है, उसको सारी फुलफिलमेंट करनी पड़ेगी चीज़ों की। ठीक है, फिर एक होता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है, वो क्या देखेगा कि इंटरस्टेट माइग्रेटरी जो वर्कर्स हैं उनका साथ कैसा सलूक हो रहा है या उनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वो कौन देखेगा, इंस्पेक्टर देखेगा। ठीक है, और वो रजिस्टर भी आके चेक कर सकता है। ठीक है, जितनी भी ये संस्था है ना उनको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, वो हम आगे वाले उसमें देखेंगे। तो वो रजिस्टर जब मेंटेन करेगी ना उसमें लिखना पड़ता है कि ओवर टाइम कितना हुआ है, छुट्टियाँ कितनी हुई हैं, वर्क कितने दिन करा है, तो वो सब उसमें लिखना पड़ता है। और ये कितने साल का मेंटेन होना चाहिए, मिनिमम 3 साल का तो होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 3 साल तक का उनके पास मेंटेन होना चाहिए डाटा। तो ये रजिस्ट्रेशन वाली और ये सब वाली बात आ गई कि रूल मेकिंग पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसमें क्या होता है कि कुछ कंपनी है वो क्या है, इस एक्ट को नहीं मान रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है कि भाई ये मान भी नहीं सकती इस बात को, और ये पब्लिक इंटरेस्ट में चल रही है ये कंपनी। ठीक है, तो ये एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है उसको मानेगी नहीं, एग्जेम्पशन भी दे देती है कुछ कंपनीज़ को। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ 5 से ज़्यादा वर्कर या 5 वर्कर काम कर रहे हैं इंटर स्टेट के, वहाँ ये एक्ट लग जाएगा। और कॉन्ट्रैक्टर और एम्प्लॉयर का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस एक्ट से रिलेटेड MCQs को डिस्कस कर लेते हैं। तो MCQs यहाँ मेंशन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर द इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन वेजेस। वेजेस में क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो इस एक्ट के अंदर तो वेजेस की डेफिनेशन वही मानी गई है जो हमने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में देखी थी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसमें बोलता है कि
कि कौन से इंक्लूड नहीं होगी। तो हमने देखा बेसिक प्लस DA तो इंक्लूड था, इसमें ना हाउस रेंट भी इंक्लूड होता है, ठीक है। पर इसमें ये देखना हाउस रेंट मतलब 5,000 2,000 वो इंक्लूड होगा, पर ये नहीं है कि घर देंगे वो ढूंढ के, ठीक है। तो ये याद रखना, मैंने उस वाले पेमेंट वाले एक्ट में इसको डिफरेंस को अच्छे से समझाया था आपको। तो इसमें क्या है, बोनस इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। बोनस के लिए एक बोनस वाला एक्ट अलग है, ठीक है। ओवर टाइम वगैरह सब इंक्लूड होगा, बोनस वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि ये 4 स्टेटमेंट दी हुई है, इनमें से कहाँ ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। नॉट करेक्ट वाला चीज़ बतानी है हमें। तो कोई भी कंपनियाँ इस्टेब्लिशमेंट 5 से ज़्यादा वर्कर इंटरस्टेट हैं तो वहाँ लगेगा ये। कॉन्ट्रैक्टर भी 5 से ज़्यादा वर्कर्स इंटरस्टेट माइग्रेशन से ला रहा है तो उस पर भी लगेगा ये। कोई इंडिविजुअल एम्प्लॉयर अपने डोमेस्टिक हेल्प के लिए एम्प्लॉय कर रहा है तो उस पर भी एक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। ये बात भी सही है। इट अप्लाई टू इस्टेब्लिशमेंट वेयर ओनली इंट्रा स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, गलत बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इंट्रा स्टेट नहीं होता, इंटर स्टेट होगा। इंटर स्टेट तो हो गया विद इन द स्टेट, गुजरात के लोग ही गुजरात में एम्प्लॉय हो रहे हैं, बिहार से गुजरात में आ रहे हैं उसको बोलेंगे इंटर स्टेट। तो नॉट करेक्ट है, ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। इंटर स्टेट के लिए याद रखना। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन वैसे ना सेक्शन वाले क्वेश्चन पूछता नहीं है ये यूपीएससी, पर फिर भी मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया है। विच सेक्शन प्रोवाइड दैट नो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन कैन बी एम्प्लॉय इन एन अनरजिस्टर्ड इस्टेब्लिशमेंट। तो ये सेक्शन 5 बात करता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट जो अलावेंसेज है वो कितना होना चाहिए। तो अभी हमने देखा 50% ऑफ वेजेस या फिर 75 रुपीज़, इनमें से जो ज़्यादा होगा वो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो हायर होगा वो वाला, ठीक है। फिर हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन कि इनमें से कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी नहीं है, ठीक है। पेमेंट ऑफ वेजेस उसे देनी पड़ेगी, जर्नी अलावेंसेज भी उसे देनी पड़ेगी, पासबुक प्रोवाइड करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट का रजिस्टर कॉन्ट्रैक्टर क्यों देखेगा, ये तो किसका काम है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का काम है ना। कॉन्ट्रैक्टर का तो लाइसेंस का काम है, वो लाइसेंस का देखेगा। रजिस्ट्रेशन का काम तो किसका है, एम्प्लॉयर का है, ठीक है। एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को अलग अलग याद रखना है। तो इसका हो जाएगा डी। क्वेश्चन 6 की बात करते हैं कि इस एक्ट के अंदर वेजेस कैसे देनी है तुम्हें, तो इन कैश देनी है। अब देखो कोई कंपनी का मालिक बोले कि हम तो बैंक में ही देंगे सैलरी, तो बेचारे ये अनपढ़ लोग होते हैं, पढ़े लिखे होते नहीं हैं, ठीक है, इलिटरेट होते हैं, तो इनके पास बैंक अकाउंट, बैंक की इतनी इन्फॉर्मेशन होती नहीं है। तो अगर इनको बैंक अकाउंट नहीं है तो एम्प्लॉयर ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं तो बैंक में ही पैसा दूंगा, कैश में दे दो चुपचाप उन्हें, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 हैज़ बीन सबज्यूम्ड अंडर विच लेबर कोड। कौन से कोड के अंदर इसको इंक्लूड कर दिया है, तो ये है डी। ये ना लेबर कोड जो है ना, ये बंद तो गए हैं पर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, इसलिए इसको पिछले 2023 में भी सारे क्वेश्चन एक्ट से ही पूछे गए थे, ठीक है। इसीलिए हम सारे एक्ट पढ़ रहे हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि एक्ट से ही पूछेंगे, इसलिए हम ये सारे चारों के चारों कोड भी देखेंगे। कोड का मतलब क्या है, पहले 44 लॉ होते थे, ठीक है, लेबर लॉज, अब इनको एक कोड में डाल दिया है, ठीक है, इन्हीं वाली कोड में सबज्यूम कर दिया है। कुछ 31 में डाल दिए, कुछ 31 में डाल दिए, कुछ 31 में डाल दिए, तो मतलब कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, उसके लिए। इसी के साथ हमारा लेक्चर एंड होता है। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ सजेशंस की ज़रूरत है और इस चीज़ को हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो आप सजेशंस कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।